झगड़े का कितना इस चुनाव असर में देखते हैं आप विनोद अग्निहोत्री? ये झगड़ा या ये तो अभी थोड़ा बहुत तो खींचतान चलती ही है। गठबंधन एक बार सामने आए तब क्या फाइनल एनालिसिस ज्यादा बेहतर हो पाएगा? देखिए संदीप, झारखंड में तो करीब करीब गठबंधन तय हो गया, मुकम्मल हो गया है। वहां सीटों का झगड़ा तो है नहीं, थोड़ा बहुत आरजेडी की शिकायतें हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है देर सवेर सेटल सेटल हो जाएगा। नहीं, अगर महाराष्ट्र मनोज झा में जो जैसा कह रहे हैं 60-62 पे हो जाएगा मुकाबला, बाकी हम देखते हैं, हम अलग भी लड़ सकते हैं, तो फिर 60 मनोज झा से 62 और ज्यादा 81 महत्वपूर्ण है सीटों में लालू 20 प्रसाद का यादव। अंतर हो जाता है। मनोज झा प्रवक्ता है, वो पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, लेकिन तय तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को करना है। और पिछली बार भी 7 सीटें ही लड़े थे वो, 11 सीटें वैसे ही छोड़ दी गई हैं। तो 11, अभी आज 4 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए झारखंड में आरजेडी ने। तो मुझे लगता है कि एक आध सीट पे हो सकता है फ्रेंडली फाइट टाइप हो जाए। और वैसे भी आरजेडी की बहुत ज्यादा वहां ताकत है नहीं। एक जमाने में संयुक्त बिहार था तो थोड़ी बहुत ताकत नहीं, थी। अगर लेफ्ट तैयार हो जाए 4-5 सीटों के लिए, तो क्या अपने आप ही आरजेडी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? हाँ बिल्कुल, लेफ्ट की ताकत फिर भी ज्यादा है, आरजेडी से ज्यादा ताकत है लेफ्ट की झारखंड में। आरजेडी के पास, आरजेडी चूंकि एक तो एंटी झारखंड पार्टी थी ना। लालू यादव तो कहते थे मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, अब याद करिए। तो वहां जो हाल चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का हो गया, वही हाल वहां आरजेडी आरजेडी का झारखंड में हो गया। इसलिए झारखंड में बहुत ज्यादा उसका समस्या नहीं है। महाराष्ट्र की जहां तक बात है संदीप, तो जो अभय जी कह रहे थे कि 3 भूमिकाएं हैं महायुति में। अजीत पवार की है कि मुस्लिम वोटों को साधो, और शिंदे साहब मराठा वोटों को साधे, और बीजेपी ओबीसी वोट। वो इसी तरह की 3 भूमिकाएं महाविकास आघाड़ी में भी है। शरद पवार मराठा वोटों को साधने का जिम्मेदारी है, कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोटों को साधने की जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्रीय अस्मिता और हिंदुत्व का जो वोट है उसको साधने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है। और मत भूलिए कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संविधान वाले मुद्दे का असर 2 राज्यों में हुआ था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसका जो नैरेटिव था। अब अभी राहुल गांधी ने वो जोर कोल्हापुर में बरकरार है संविधान क्या? सम्मेलन किया राहुल है। गांधी फिर से झारखंड में थे, झारखंड में वो बात फिर से उसको उठाते दिखे, संविधान ये बदल देंगे, ये तो आदिवासियों को वनवासी मानते हैं, उस चीज को वो आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो संविधान सभा भी कर चुके हैं। देखिए झारखंड में उठाया उन्होंने, लेकिन झारखंड से ज्यादा महाराष्ट्र में इसका प्रभाव है। हाँ, और हाँ, और अभी झारखंड, रांची से पहले कोल्हापुर में उन्होंने एक सम्मेलन किया इसी तरह का, संविधान सम्मेलन। और कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि संविधान वाला मुद्दा महाराष्ट्र में उसी तरह गर्म रहे जिस तरह लोकसभा चुनाव में गर्म था, ताकि जो दलित वोट है जिसको बांटने की बात है, दलित वोट में ये मैसेज जाए कि अगर बटोगे तो कटोगे। यानी तुम मत बटो, जैसे लोकसभा में नहीं बटे वैसे विधानसभा में मत बटो। तो ये बटोगे जो कटोगे का नारा है, ये कई दुधारी तलवार है, ये इधर भी है उधर भी है। तो अब कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन नहीं बटेगा, नहीं कौन नहीं, कटेगा, आप ये एक तो दिलचस्प पता बात हो लगेगा। रही है, एक दिलचस्प बात यहां पर हो रही है विनोद। जमीरुद्दीन शाह जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, नसरुद्दीन शाह के भाई, उन्होंने भी ये बात कही है। वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि बटिए मत, आप डरिए मत एक साथ। अब उन पर भड़काने के आरोप लग रहे हैं। सरसंघ चालक हिंदुओं को कहें कि बटो मत, तो वो नसीहत दे रहे हैं, सलाहियत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जमीरुद्दीन शाह अगर बोल दें तो वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये भी एक कमाल चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं ऐसी। भाई ये तो यही तो दोहरा मानदंड है ना। अगर कोई हिंदुओं को एकजुट होने की अपील कर सकता है तो कोई मुसलमानों को भी कर सकता है। हाँ, कोई सिखों से भी कह सकता है, कोई उन्होंने सिखों का उदाहरण सवाल ये दिया है कि भाई 80 के दशक में खालिस्तान की मांग ने जब जोर पकड़ा, आतंकवाद ने सर उठाया, तो मुसलमान, जैसे मुसलमान टारगेट हो रहे हैं, सिख भी एक वक्त पर बहुत टारगेट किए गए, देश विरोधी ताकत करार दिया गया उन्हें, पर वो साथ रहे तो देखिए वो निकल पाए उस मुश्किल वक्त से। ये शाह साहब कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। नहीं, शाह साहब के शब्द है। जब देश में जातियों और संप्रदायों को एकजुट करने की राजनीति होगी तो हर समाज के नेता अपने अपने संप्रदायों से इसी तरह से बात करेंगे। मुझे लगता है भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर लोगों को तो यही तो खेल हो रहा है। ये एक और दिलचस्प जो पहलू जुड़ा है, भाई मुसलमानों को भी कहा जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो भड़काया जा रहा है उन्हें। हिंदुओं को कहोगे तो एकजुटता का संदेश है। लेकिन ये दोनों बातें कहीं किस परिप्रेक्ष्य में गई हैं?
सबसे मूल बात यह है कि योगी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा और आरएसएस के संघ चालक किस परिप्रेक्ष्य में बोले। हाँ। आरएसएस के संघ चालक ने कहा कि क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर मत बंटिए। उन्होंने तीनों समग्रता के साथ कहा। फिर उन्होंने जो दशहरा का जो पाथेय होता है, यानी जो मार्गदर्शक होता है, वो साल भर का पूरा एजेंडा होता है, उसमें उन्होंने कहा कि यदि आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत को समृद्धशाली रहना होगा, यानी भारतीयों को नहीं बांटना होगा। योगी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि बांग्लादेश में यदि हिंदू एक नहीं होते तो क्या परिस्थितियां बनती। नहीं, तो बांग्लादेश का उदाहरण तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। ने भी दिया। हाँ, तो दोनों जगह के कहने का परिप्रेक्ष्य क्या है, सबसे मूल बात इसमें यह कि कहने के नहीं, पीछे का मतलब परिप्रेक्ष्य क्या है। वो दरअसल सलाह दे रहे थे, एकजुटता का संदेश दे रहे थे। शाह साहब कहते हैं तो वो भड़का रहे हैं, बात वही कही जा रही है। हम फिर वहीं पे कहेंगे कि कहने के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है। अच्छा, अब वो अपना चश्मा लगा कर देख लीजिए। दोनों अपना अपना चश्मा लगाएंगे ना। हाँ। दोनों का अपना अपना चश्मा है हिंदुत्व को लेके। जहां तक राजनीतिक बात की जा रही है तो एक तो जानकारी ये बटोगे तो कटोगे का तनाव किस खेमे पर ज्यादा दिख रहा है? मुझे लगता है बटोगे कटोगे का तनाव दिखेगा आपको 10 दिन के बाद, जब सारे कैंडिडेट, सारी सीटें फाइनल हो जाएंगी। हाँ। तब ये जैसा आपने कहा ना कि राजनीतिक तौर पे भी दिखाई देगा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में किस तरह के तालमेल हैं। जब वो तालमेल का अभाव दिखेगा तो फिर बटोगे। तो जब तक तालमेल स्पष्ट नहीं होगा, अभी तो महाविकास अघाड़ी में तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है। फिर कांग्रेस के भीतर भी आपके नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी तालमेल का अभाव दिख रहा है। इधर संजय राउत भी कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से बात करना पड़ेगा। हाँ। तो ये जो तालमेल का अभाव है, वो तालमेल का अभाव यदि खत्म होगा, ये आंतरिक लोकतंत्र जिसे बता रहे हैं, दरअसल ये थोड़ा अराजकता की बू ज्यादा आती है। मैं अराजकता तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीति में अराजकता नहीं होती, हर आदमी का अपना दावा होता है। और क्षेत्रीय दल, एक हमारे यहाँ देसी कहावत है संदीप भाई कि निवल बछेरुआ 36 रोग। यदि बछड़ा कमजोर होता है तो कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। कांग्रेस यदि हरियाणा चुनाव नहीं हारती तो आज जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसके ऊपर हावी नहीं होते। रही बात जो अभय जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस यदि प्रभावी होती और कांग्रेस के पास अपना वोट होता तो क्षेत्रीय दल उसके सामने इसलिए नहीं तो बोलते। जो प्रभावी दिख रही थी, एक चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। वो चुनाव जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज्यादा हावी होता दिख रहा है, वोट शेयर दोनों के लगभग बराबर। या हम इजी एनालिसिस भी, हम भी टीवी स्टूडियोज में बैठकर इंस्टेंट कॉफी और 2 मिनट नूडल परोसने लगे हैं आजकल, इसलिए गलत भी हो रहे हैं। वोट परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 0.8% ज्यादा वोट पाई और 5 सीटें कम पाई। हाँ। और यहाँ पे 0.7% कांग्रेस ज्यादा वोट पाई और 5 सीटें कम पाई, 5-7 सीटें कम पाई। तो वोट क्या है ना, आज की डेट में अब जो जीत हार का मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है और इसी के चलते वोटिंग परसेंटेज बराबर जा रहा है। तो जो अपन ये कहते हैं कि भाई तो गुना भाग भारी पड़ गया कांग्रेस पर हरियाणा में। अभी फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में गुना भाग किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? देखिए, गुणा भाग की जहाँ तक बात है तो हरियाणा में मैं एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कमतर आंका गया, उसने हरियाणा में अपनी ताकत दिखा दिया। 16,000 छोटी बड़ी बैठकें संघ ने किया हरियाणा में और हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। इस बार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदर्भ की 62 सीटों में से 50 सीटों पर फोकस करके चल रही है। उसका कहना है 50 हम ला के देंगे, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, यानी महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करनी है। ऐसे में कांग्रेस जो गढ़ है उसका विदर्भ, वहां अपने आप को कितना सुरक्षित कर पाती है, कितना बचा पाती है। टक्कर होगी। ये बड़े दिलचस्प एक आंकड़ा दिया है जिस पर हम ध्यान रखेंगे। 62 सीटें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 50 का टारगेट अपने लिए सेट कर लिया है। ये कांग्रेस का भी गढ़ है, कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहती है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क तय किया है संघ ने। ठीक है, बटोगे तो कटोगे। यदि सभी जो समाज के सारे हिस्सों ने यदि सीरियसली ले लिया तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा चुनाव। ये सवाल मैंने ऐसे ही नहीं रखा था और हजारों की तादाद में राय आ रही हैं। कुछ मैंने साझा की, एक राय बाकायदा मैं आपके लिए
पढ़ भी देता हूं। देवेश संजय निगम हैं, ग्वालियर वासी हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां गठबंधन और सीटों के बंटवारे में ही उलझी हुई हैं। जनता और देश की समस्याओं पर कब ध्यान देंगी? यानी कि मुद्दे तो बताइए, गठबंधन करते रहेंगे, गणित फैलाते रहेंगे। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, मुद्दों पर केंद्रित चुनाव होने चाहिए, बेहतरी के लिए चुनाव होने चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।